साथियों नमस्कार। जैसा कि बातें हो रही थी रूस की क्रांति के बारे में, आपने देखा था कि रूस का समाजवाद कैसे बदलता है और कैसे पूरे यूरोप में दो खेमे बढ़ जाते हैं, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, इन सब के बीच में एक अंतर्द्वंद होता है, एक विश्व युद्ध होता है 1914 के दशक में। और फिर इस प्रकार से पेट्रोग्राद में एक क्रांति होती है, रूस की राजधानी, जहाँ पर रूस की काफ़ी डामाडोल स्थिति हो जाती है और वहाँ पर मजदूर सारे इकट्ठे होते हैं और वो जाकर के ड्यूमा में पहुँचते हैं और किस प्रकार से अपना संविधान पारित करवाते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो है पालन करना पड़ता है। और फिर आगे देखते हैं कि फरवरी के बाद की स्थिति क्या होती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास डायरी और पेन ज़रूर होगा। तो आप देखिए कि फरवरी के बाद में क्या हुआ कि अंतरिम सरकार जो बनी थी, जहां पर सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति जो कि प्रभावशाली थे, और हम देखते हैं उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी एक निर्वाचित सरकार का गठन चाहते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो सारे ड्यूमा में जा कर के और किस प्रकार से तो वो एक अंतरिम सरकार जो कि चाहती है कि हमारी सरकार हो, तो इस प्रकार से उसका प्रभाव ये पड़ता है कि पूरे यूरोप में जगह जगह सोवियत बना दी जाती हैं, जो कि एक सोवियत पेट्रोग्राद के वजह से जो है कई सारी सोवियतों का गठन होता है उसी सोवियत की तर्ज पर। और फिर हम देखते हैं अप्रैल 1917 में बोल्शेविक के निर्वासित जो नेता थे, आपको याद होगा लेनिन। कौन? लेनिन। अप्रैल 1917 की बात चल रही है। अप्रैल 1917 में जो रूसी बोल्शेविक क्रांति को लाने वाले, जिनका नाम था लेनिन, वो निर्वासित कर दिए गए थे रूस से और उनका फिर आगमन होता है रूस में। तो निर्वासित होने के बाद रूस फिर लौट आते हैं और लौटने के बाद लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध जो कर रहे थे, हम देखते हैं 1914 से ही विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। उनको कहना था ये जो सोवियत गठन हुई हैं, इन सबको सत्ता अपने हाथों में ले लेना चाहिए। और लेनिन ने एक बयान दिया जिसको लेनिन थीसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लेनिन उन्होंने अप्रैल में दिया था। लेनिन थीसिस कहें या अप्रैल थीसिस कहें, तो अप्रैल में उन्होंने दिया था, अप्रैल 1914 में। तो उसको अप्रैल थीसिस के नाम से प्रचलित है इतिहास में, अप्रैल थीसिस। तो अप्रैल थीसिस क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अप्रैल थीसिस जो कि लेनिन की तीन मांगें थी। पहली मांग थी कि जो बैंकें हैं उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। पहली मांग थी लेनिन की कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। दूसरी मांग थी कि ये जो युद्ध है इसको समाप्त करना चाहिए, युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए। और जो ज़मीनें उनके पास है, सामंतों के पास है, कुछ जो बड़े व्यापारी हैं उनके पास है, उन ज़मीनों को किसानों के हवाले कर देना चाहिए। ये तीन सूत्री मांग थी जिसको अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। तो पहली थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। क्या था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण। दूसरा था पहला था ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण। दूसरा था सारी ज़मीन को किसानों के हवाले कर देना। सारी ज़मीन किसानों के हवाले कर देना। और तीसरी मांग, पहली मांग थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना, और दूसरी मांग थी कि सारी ज़मीन को किसानों के हवाले कर देना, और तीसरी मांग थी युद्ध की समाप्ति कर देना। ये जो युद्ध हो रहा था जिससे रूस के सैनिकों का
रूस की काफ़ी हानि हो रही थी। वो कह रहे थे कि युद्ध समाप्त किया जाए। लेनिन का कहना था किसी भी हालत में रूस को युद्ध समाप्त कर देना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए और सारी ज़मीन को किसानों के हवाले कर देना चाहिए। ये त्रिसूत्री मांग अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। इतिहास में अगर हम देखें तो इसे अप्रैल थीसिस के नाम से हम देखेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि आगे चल कर के अपने रेडिकल उद्देश्यों से स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? आगे चल करके हम देखते हैं कि जो रेडिकल समूह के लोग थे उन्होंने एक सुझाव दिया और जिसके तहत बोल्शेविक जो पार्टी थी उसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। और फिर ज़्यादातर लोग जो बोल्शेविक पार्टी से थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको लग रहा था कि समाजवादी अभी क्रांति के योग्य नहीं है, क्रांति अभी नहीं कर पाएंगे। उनको ये बहुत हैरानी होती है और इसलिए वो अंतरिम सरकार का ही समर्थन करते हैं। हालांकि आगे चल कर के उनकी सोच बदलती है जब बहुत सारे मजदूर संगठन सामने आते हैं, सोवियतों का साथ देते हैं, तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे उनकी सोच बदलती है। फिर हम देखते हैं कि गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया और तेज़ी से फैल गया। औद्योगिक इलाकों में जो फैक्ट्री थी उन पर कमेटियां बनाई जाने लगी, उन पर छोटी छोटी कमेटियां बनाई जाने लगी जिन्हें फैक्ट्री कमेटी के नाम से जानते हैं। और फिर आगे चल कर के वो जो फैक्ट्री कमेटी के लोग थे वो आगे चल कर के जो कारखानों के मालिक थे उनके तौर तरीक़ों पर सवाल उठाने लगे। और आगे चल कर के ट्रेड यूनियन, जो कि हम देखते हैं इंग्लैंड में लेबर पार्टी का गठन किया था, उस ट्रेड यूनियन के लोगों ने उनकी तादाद भी बढ़ने लगी। और फिर सेना थी उसने सिपाहियों की समितियां बनने लगी। सेना में हम देखते हैं सिपाहियों की समितियां बनने लगी और इस प्रकार से जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। तो साथियों हम देखते हैं कि जून की चर्चा कर रहे हैं। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अपने प्रतिनिधि भेजे। कौन भेजे? अपने प्रतिनिधि भेजे। देखते हैं किस प्रकार से। तो 500 सोवियतों ने प्रतिनिधि भेजे। किससे? अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस। तो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस इसमें अपने प्रतिनिधि कितने उतारे उन्होंने? सोवियतों ने 500 सोवियतों ने अपने प्रतिनिधि उतारे इसमें, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में 500 प्रतिनिधि। और फिर आगे चल कर के अंतरिम सरकार की जो स्थिति होती है वो कमज़ोर पड़ने लगती है। जो ही अंतरिम सरकार की स्थिति कमज़ोर पड़ती है वैसे वैसे बोल्शेविक जो पार्टी होती है वो बढ़ने लगती है। जाहिर सी बात है उसका प्रभाव बढ़ने लगेगा और फिर इस प्रकार से सरकार में असंतोष की भावना आती है। जो असंतोष उत्पन्न होता है उसको दबाने के लिए वो कदम उठाने लगती है और सरकारी फैक्ट्रियां चलाने वाले जो मज़दूर थे उनकी कोशिशों को रोकना और उनके जो जगह उनके जो नेता वर्ग मज़दूरों के उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी कमेटियों को बंद कर दिया जाता है। और फिर जुलाई 1917 में बोल्शेविकों के द्वारा आयोजित किए गए जो विशाल समारोह थे, यानी कि बोल्शेविक अपने प्रचार प्रसार के लिए क्या करती थी? बहुत सारे आयोजन करती थी। तो इन आयोजनों को दबा दिया जाता है। कब? जुलाई 1917 की बात चल रही है, जुलाई 1917 की बात। और ये कौन कर रहा है? ये अंतरिम सरकार कर रही है।
अंतरिम सरकार अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए काम करती है और वो धीरे धीरे करके विशाल प्रदर्शन जो होते हैं उनका भारी दमन किया जाता है और फिर बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना पड़ता है, जगह जगह छिपना पड़ता है और भागना पड़ता है। और फिर हम आगे देखते हैं कि गांव के किसान और उनके समाजवादी जो क्रांतिकारी नेता थे वो भूमि का पुनर्वितरण के लिए जो भूमि जो किसानों को मिल गई थी उन पर पुनः उसको भूमि को लेने के लिए उन पर दबाव बनाने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं इस प्रकार से सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई 1917 में सितंबर में वही किसानों ने बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। किसान जो है वो किसान जो दबाव बना रहे थे उन किसानों ने कब्जा कर लिया और फिर अक्टूबर 1917 की क्रांति शुरू होती है जिसमें ये जो अंतरिम सरकार होती है, अंतरिम सरकार और कौन सी, उसका विरोधी कौन थे? बोल्शेविक। इनके बीच में अंतर्द्वंद शुरू होता है, यानी कि अंतरिम सरकार और बोल्शेविक इनके बीच में भारी टकराव होता है और फिर अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही करने की बात आती है। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। किसने? बोल्शेविक ने। बोल्शेविक क्रांतिकारियों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सेना, फैक्ट्री, सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया और फिर 16 अक्टूबर 1917 में, कब? 16 अक्टूबर। तो इस प्रकार से बोल्शेविक और अंतरिम सरकार के बीच में जब टकराव उत्पन्न होता है तो वही कब की बात कर रहे हैं? 16 अक्टूबर 1917 में। 16 अक्टूबर 1917 की बात चल रही। 16 अक्टूबर 1917 में किसके? लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया जाता है। यानी कि किसको? बोल्शेविक पार्टी और पेट्रोग्राद को। बोल्शेविक, जाहिर सी बात है बोल्शेविक और इन दोनों का मकसद एक था बोल्शेविक पार्टी का, और ये जो पेट्रोग्राद सोवियत थी, ये भी आपने देखा था कैसे ड्यूमा में अपने आप का गठन किया था। तो पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक कौन सी? जो लेनिन के नेतृत्व में काम कर रही थी। तो बोल्शेविक पार्टी और पेट्रोग्राद, इन दोनों को लेनिन समझा लेते हैं और ये जो है लेनिन सत्ता पर कब्जा करने के लिए इन दोनों को मना लेते हैं। और फिर 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू होता है। किसका? बोल्शेविक और पेट्रोग्राद सोवियत का, सरकार के प्रति। वही अंतरिम सरकार जिसका जो दमन करने के लिए कई कमेटियों को जलाया था, कई प्रदर्शनकारियों को, बोल्शेविक क्रांतिकारियों को भागने पर मजबूर किया था, वही जो है क्रांति का विद्रोह कर देते हैं। यानी कि 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री केरेंस्की, कौन? प्रधानमंत्री केरेंस्की, जो कि सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करते हैं। किसके लिए? इनको बचाने, इनके खिलाफ जो है फैक्ट्रियों अपने सैनिक को इकट्ठा करते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? केरेंस्की। प्रधानमंत्री केरेंस्की। तो ये सैनिक टुकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, विद्रोह शुरू हो जाता है। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो जाता है और फिर क्या होता है कि तड़के ही सरकार बोल्शेविक अखबार की जो फैक्ट्रियाँ हैं उन पर धावा बोल देती है और उनको जला देती है, अखबारों को, फैक्ट्रियों को जला देती है। लेकिन फिर भी बोल्शेविक रुकते नहीं हैं और उनके टेलीग्राफ जो टेलीग्राफ दफ्तर है उनको जला दिया जाता है। और बोल्शेविक के खिलाफ पूरा विद्रोह का माहौल था, लेकिन ये भी रुकते नहीं हैं और ये जा कर के सारे जो है सरकारी भवनों पर कब्जा कर लेते हैं। और उसी दिन अरोरा, जो कि अरोरा एक युद्धपोत होता है, कौन? अरोरा नामक युद्धपोत।
आप याद रखेंगे है अरोरा। अरोरा का नाम हमने क्यों लिया? क्योंकि ये युद्धपोत है, इसका अहम रोल होता है। अरोरा जो युद्धपोत होता है ये विंटर पैलेस पर अटैक कर देता है, विंटर पैलेस पर पूरी तरीके से बमबारी कर देता है। किस पर? जहां पर प्रधानमंत्री केरेंस्की रहता है। तो उसके युद्धपोत पर, विंटर पैलेस पर आक्रमण कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि अन्य जो युद्धपोत होते हैं नेवा के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं और फिर उस प्रकार से धीरे धीरे पूरे शहर पर ये जो बोल्शेविक है और पेट्रोग्राद सोवियत हैं, इनका पूरी तरीके से नियंत्रण हावी हो जाता है। और नियंत्रण हावी होते ही फिर बोल्शेविकों ने एक कार्रवाई का समर्थन करते हैं और फिर आगे चल कर के दोनों तरफ से गोलाबारी होती है। फिर धीरे धीरे दिसंबर में मॉस्को पेट्रोग्राद के इलाके में बोल्शेविक का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो आखिरकार लास्ट में क्या होता है कि मॉस्को जो होता है, पूरे मॉस्को में, ये जो मॉस्को शहर है, पूरे मॉस्को में बोल्शेविकों का पूरा नियंत्रण हावी हो जाता है। तो आखिरकार में विजय किसकी होती है? बोल्शेविक और ये जो पेट्रोग्राद सोवियत है। तो इस प्रकार से विजय होती है। और ये जो क्रांति होती है, हमने देखा था कि अक्टूबर में चालू हुई थी, इसलिए इसको अक्टूबर की क्रांति या अक्टूबर 1917 की क्रांति कहते हैं। तो आपने देखा कि रूस में किस प्रकार से फरवरी क्रांति होती है और फरवरी क्रांति के बाद पेट्रोग्राद का जन्म होता है। फिर पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक मिल करके फिर अक्टूबर में क्रांति करते हैं और जिसे 1917 के अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। इस प्रकार से रूस में कई क्रांतियाँ हुई जो कि रूस के अंदर ही हुई। उनके बारे में आपने विस्तार से चर्चा किया। आगे हम देखते हैं इस क्रांति के बाद क्या बदलाव हुआ रूस में, वो भी हम जानेंगे। और हम देखेंगे किस प्रकार से समाजवादी समाज का निर्माण हुआ रूस में। इस क्रांति के बाद जो परिणाम निकलता है, शायद ही आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से बोल्शेविक जो विजय प्राप्त करता है, तो उस प्रकार से जो समाजवाद है, जाहिर सी बात है उसमें बदलाव आएगा। तो किस प्रकार से नए समाजवाद का गठन होता है। हालांकि फ्रांस के समाजवाद में और रूस के समाजवाद में आप परिवर्तन देखेंगे, आप उसके बीच में तुलना कर पाएंगे और फिर आप देखेंगे कि किस प्रकार से स्टालिनवाद आता है और समूहीकरण आता है और एक नए स्टालिनवाद का जन्म होता है। और फिर रूसी क्रांति और सोवियत संघ का पूरे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, पूरे यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में एक निचोड़ आप प्राप्त करेंगे, लास्ट में सारांश आप प्राप्त करेंगे। इससे विश्व में क्या बदलाव आता है। हालांकि रूस की क्रांति ही नहीं, पूरे विश्व की क्रांति थी और इसमें कुछ नए बदलाव आते गए और समाज धीरे धीरे बदलता गया। उस समाज के बारे में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे नए सेशन के साथ, नए जोश के साथ। साथियों, पढ़ते रहिए। जैसे कि कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो साथियों, इसी प्रकार से आप रुके नहीं, आप हमारे लेक्चर को बारी बारी से देखते रहें और विस्तार से एनसीईआरटी की जो बुक है, इतिहास है, उसको आप समग्रता से समझते रहेंगे और इस प्रकार से आप एग्ज़ाम में गागर में सागर भर पाएंगे। तो साथियों, इसी के साथ नए सेशन में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।